नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की नजर अगर टिकी हुई है तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर है। जी हाँ, 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अब से कुछ ही दिनों में, लेकिन गाजियाबाद इसमें से एक वो अहम सीट है और ये दिलचस्प भी है कि 20 साल पहले इसी गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव हुआ था और 20 साल बाद एक बार फिर से इतिहास दोहरा रहा है। हालांकि गाजियाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वो बेशक कुछ समय बाद अस्तित्व में जरूर आई थी, लेकिन 2004 का वो विधानसभा चुनाव जहां समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी और 20 साल बाद अब जब इतिहास दोहरा रहा है, क्योंकि अतुल गर्ग अब विधायक से सांसद बन चुके हैं, तो उनके सांसद बनने के बाद ये सीट भी खाली हो चुकी है। तो अब अटकलें भी तेज हो चुकी है कि बीजेपी इस बार अब क्या फॉर्मूला अपनाएगी। जो फॉर्मूला बीजेपी अभी तक गाजियाबाद या फिर आसपास के तमाम सीटों को लेकर अपनाती आ रही थी, क्या उसी सीट पर उसी फॉर्मूले पर बीजेपी यहां पर टिकने वाली है, या फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम देखने के बाद, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसे देखने के बाद क्या बीजेपी अपनी रणनीति को अलग कर सकती है, क्योंकि 20 साल बाद ये इतिहास दोहरा रहा है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो कि 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के कब्जे में रहा। 2017 विधानसभा सीट में भी अतुल गर्ग ने यहां से जीत दर्ज की। 2022 विधानसभा उपचुनाव, माफ कीजिएगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अतुल गर्ग ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन 2024 का ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ चर्चा भी हो रही है तो बीजेपी की रणनीति के अलावा उस मार्जिन की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर लगातार हम पिछले कई चुनावों के परिणाम को देखते हैं तो बीजेपी का एक जो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्जिन सेट किया गया था, जो वोट्स वहां पर बीजेपी को मिलते थे वो धीरे धीरे उसका ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, गाजियाबाद एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जो कि दिल्ली एनसीआर की भी एक महत्वपूर्ण सीट है और कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो ये राजनीति को भी वहां पर प्रभावित करता है। अगर इसके सियासी समीकरण की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 साल बाद एक बार फिर से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पहले कांग्रेस यहाँ से बाजी मारती है 2002 में, हालांकि तब गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट थी वो अस्तित्व में नहीं आई थी। लेकिन फिर 2004 की अगर बात करें तो सपा से सुरेंद्र कुमार बुन्नी आते हैं, विधायक बनते हैं और समाजवादी पार्टी अपनी जीत के मार्जिन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में तमाम विधायक आते हैं, तमाम विधायक जाते हैं, लेकिन 2017 से लेकर अभी तक ये बीजेपी के पाले में भी रही है। अगर जातीय समीकरण के लिहाज से सीट को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर वैश्यों की भी संख्या अच्छी खासी आती है, एससी वोटर्स की भी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी आती है और यहाँ पर अगड़ा यानी ब्राह्मण वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी आती है। और इसी कारण शायद बीजेपी पिछले कुछ चुनाव से अगर देखें तो बीजेपी ने अगड़ों पर ही दाव लगाया है और कारण यही है कि शायद इस बार भी यही रणनीति बीजेपी तैयार कर सकती है। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के जो भी परिणाम हमारे सामने हमने देखे कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एक बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियां भी बदल सकती है। गौरव भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट जिस पर 20 साल बाद एक बार फिर से इतिहास दोहरा रहा है, 2004 में वहां पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं और फिर 2024 में, किस तरीके से आप इसको देख रहे हो और क्या लगता है जी, आपको? निश्चित तौर पे अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो इस सीट का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान बिल्कुल। रहा है। जिस हिसाब से आपने भी आप कह रही थी कि अगड़े, वैश्य और हम्म। दलितों की बड़ा अच्छा गठजोड़ है इस सीट पे। अगर हम देखेंगे, अगर आप हाल के दिनों में अगर आप 2 चुनावों पे नज़र डालें, तो बीजेपी के अनुकूल ये सीट रही है। अगर हम बात करें 17 में किस हिसाब से अतुल गर्ग जीत के आए थे, मार्जिन बढ़ा था, हालांकि 22 में थोड़ा मार्जिन कम हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे अतुल गर्ग 3 लाख वोटों से जीत कर आए हैं, कहीं ना बिल्कुल। कहीं बीजेपी का मनोबल हाई है। अगर इस उपचुनाव की बात करें तो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का विषय बन गया है। खासकर सीएम योगी की बात करें, जिस हिसाब से उनके वहां संगठन बनाम सरकार की राज चल रही थी, उसके बाद जैसे उपचुनाव हो रहा है, जिससे अब दिल्ली तलब किया गया था दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को, उसके बाद से जो ये उपचुनाव का पूरा माहौल है, ये उपचुनाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सीएम योगी कंधों पे है। सीएम योगी कहीं ना कहीं खुद को साबित भी करना है कि हम उस हिसाब से सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल, और भी हमारे लोकसभा साथ चीजें। चुनाव में जो परिणाम आए हैं अलग अलग सीटों के लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं सीएम योगी के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि अगर वो किसी एक कैंडिडेट को फाइनल करते हैं तो फिर उनके लिए भी नाक और साग की लड़ाई है और यहाँ पर सीएम योगी के पद के लिए भी एक लड़ाई है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि विपक्ष उनके पद को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर होता है। देखिए, जो स्थिति इस समय अभी कांग्रेस, माफ करिएगा, जो बीजेपी में सीएम योगी की यूपी में है, उस कद का अभी बीजेपी में कोई है नहीं यूपी में, बिल्कुल। सीएम योगी कद का। वो अलग बात है कि लोग अटकलें लगाते हैं कि हम सीएम, वो सीएम, ये सीएम,
वो सब सीरियस खाया जाए। अभी जो जो उपचुनाव का जो एक सेट किया जा रहा है, पैरामीटर सेट किया, आप देखिए कि योगी आगे से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे बिल्कुल। उपचुनाव में। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि हुँ, आप जैसे भी हो, बस परिणाम आउटपुट अच्छा आना चाहिए। हुँ, इस लिहाज से देखिए तो सीएम योगी, अभी गाजियाबाद भी उनका दौरा लगने वाला है। बिल्कुल 2 दिनों जल्द बाद आएँगे वो जल्द ही तो। सीएम योगी हुँ, गाजियाबाद दिखेंगे और अपने तौर से वहाँ की सीट को, एक तो देखिए उस सीट की जिम्मेदारी मिली है सुनील बंसल को, जो हुँ, पार्टी के महामंत्री हैं और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हुँ, हैं। ऐसे अमित शाह टीम के एक बहुत ही प्रमुख सदस्य के रूप में है, जो अमित शाह के साथ जो हाल या बीते चुनाव है या जो भी हुँ, उनकी चुनाव कमेटी है जो ऐसे कायदे नियम कानून हुँ, बनाते हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं, उसमें सुनील बंसल का बड़ा अहम रोल होता हुँ, है। जैसे अगर हम हाल के दिनों में देखें, जो बीते दिनों में जिस हिसाब से मार्जिन गिरा है गाजियाबाद सीट से, बिल्कुल। जीत भले बीजेपी के हाथ लगी हो, लेकिन जिस हिसाब से मार्जिन वोटों गिरा है, हार के अंतर में जिस हिसाब से कमी आई है, कहीं हुँ, ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अगर आप देखिए कि भले 3 लाख वोटों से जीते हैं, हुँ, लेकिन एक समय था कि जब राजनाथ सिंह भी इस सीट की नुमाइंदगी करते बिल्कुल थे। 5 लाख से अधिक से हाँ, अंतर थे, राजनाथ सिंह 2 बार हाँ, वहाँ से जीते। 19 में भी हुँ, आप देखिए सीट से बड़े अंतर से बीजेपी जीत के हुँ, आई थी। लेकिन जिस हिसाब से अगर आप देखें ये चुनाव जैसा, और डॉली शर्मा का कहीं न कहीं कांग्रेस चाहती है कि ये सीट कांग्रेस के हुँ, हक में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस का मनोबल हाई है। जिस हिसाब से बिल्कुल। डॉली शर्मा भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने लीड कम करा है बीजेपी का, और वो लोकसभा था, क्षेत्र बड़ा था। यहाँ हुँ, विधानसभा सदर सीट की बात करें तो अगर डॉली शर्मा हालांकि तैयार नजर नहीं आ रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको ऐसा कहीं ना कहीं से अगर कुछ मिलता है हुँ। कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर डॉली शर्मा लेकिन जाएंगी। गौरव क्या आपको लगता है कि इस बार हमने लोकसभा चुनाव में जो जुगलबंदी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की देखी, जो अंडरस्टैंडिंग चाहे वो कैंडिडेट्स को लेकर हो, समीकरणों को लेकर हो या तमाम उन्होंने जो प्रचार प्रसार किए, गाजियाबाद सीट को लेकर आपको क्या लगता है, क्या सीन देखिए बन सकता है? देखिए मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो शीर्ष हुँ, नेतृत्व है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस पार्टी हुँ, का, आपने उन दोनों जो दोनों शीर्ष नेतृत्व की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आपने देखा होगा बहुत कंफर्टेबल है वो एक हुँ, दूसरे को लेकर। तो जो शीर्ष नेतृत्व जो अपर लेवल की बात है, वहाँ कोई कोई किसी प्रकार का कोई इब्बट ही नहीं है कि ये गठबंधन टूटने वाला हुँ, है। स्थानीय स्तर पे ये कई मौके पर देखा गया है कि चीजें स्थानीय स्तर पर नेताओं को लेकर अनबन रहती है, लेकिन जब बिल्कुल। शीर्ष नेतृत्व, अगर हालांकि आपने कई बार सुना होगा कि कांग्रेस या फिर सपा की तरफ से भी नेताओं, स्थानीय नेताओं की तरफ से कई बार कहा गया है कि अगर जो शीर्ष नेतृत्व का हुँ, निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। वो तो बिल्कुल। ऐसे स्थानीय नेता भी अपने तौर से ये आश्वस्त करना चाहते हैं पार्टी के नेताओं को कि हुँ। आपका जो भी निर्णय होगा हमें वो सर्वमान्य होगा। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो 2024 का लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब सभी की अगर नज़र है, तो गाज़ियाबाद की विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर है। बीजेपी की तरफ से कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन होगा या फिर कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से हमें गठबंधन देखने को मिलेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। पंकज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज सर, गाज़ियाबाद विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है, चूँकि ये साख और नाक का विषय है और 20 साल बाद वही इतिहास दोहरा रहा है। 2004 और उसके बाद 2024 क्या लगता है आपको? 20 साल देखिए, बाद कुछ अंतर नज़र आ रहा है आपको? इस बार का बहुत ही मेजर अंतर आएगा। हुँ, बीजेपी के लिए सीट बचाना अ, बड़ा टफ होगा। अगर बीजेपी बचा लेती है तो बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। लेकिन हुँ, बीजेपी की चुनौती इस सीट पे सिर्फ सीट बचाने की नहीं है, चुनाव हुँ, जीतने की नहीं है। जो बीजेपी का यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा? बीजेपी का उम्मीदवार होगा भी, नहीं होगा, होगा भी बिल्कुल। या नहीं होगा। इसलिए जो इस सीट के लिए जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन में जेडीयू बड़ा घटक दल है। उनके हुँ, सहारे ये बिल्कुल, केंद्र की सरकार भी चल बिल्कुल, रही है। केंद्र में तो और सबसे बड़ा उनका हाथ उनका है। ये है। हुँ, तो इस बीच जेडीयू ने अपने हुँ, यहाँ से अपना यहाँ प्रत्याशी उतार दिया है हुँ, और जेडीयू का ये कहना है कि इस सीट्स जो चूंकि हम एनडीए गठबंधन में हम हैं, हुँ, तो हमें उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसमें भी हमारा सहभागिता बिल्कुल। होनी चाहिए, हमारा दखल हुँ, होना चाहिए, हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ने चाहिए। तो हुँ, इसलिए जेडीयू ने 2 सीट का डिमांड कर दिया है। हुँ, जो 10 में से 10 सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से 2 सीट हमें चाहिए। हुँ, उसमें से एक सीट जो सबसे अहम सीट है गाजियाबाद में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो अब बीजेपी के लिए इस बात की चुनौती है, जो बीजेपी जेडीयू को कैसे मनाती है। जेडीयू हुँ, का अगर प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो उसको हुँ, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है हुँ, या फिर समझौता नहीं बनता तो फिर वो क्या बगावत करता है वो हुँ, जो प्रत्याशी है। तो ये यहाँ खेल वो देखने को मिलेगा। रही बात इंडिया गठबंधन की, हुँ, तो इसमें जो अखिलेश और राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन जेस्चर है, गठबंधन बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है, उसमें ये सीट और कांग्रेस जो डिमांड कर रही है, तो हुँ, 10 में से कांग्रेस 4 सीट पहले डिमांड कर रही थी। हुँ, अब सुनने में आ रहा है कि उनको 3 सीट पे शायद बात सेटलमेंट 3 सीट सेटलमेंट पे हो हो गया। जाए। तो 3 सीट में से गाजियाबाद 1 एक सीट हो ऐसा सीट सकती है है। हुँ, जो लगभग तय है, जो गाजियाबाद सीट से ये होंगे और यहाँ से हो सकता है जो 99% चांसेस है डॉली शर्मा ही हुँ, चुनाव
लड़ेंगे, क्योंकि डॉली शर्मा और जो लोकसभा चुनाव हमने देखा था उसमें इनका जो था तकरीबन 5 लाख तकरीबन वोट मिला था। और बीजेपी का जो कैंडिडेट्स को भी लेकर अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, हालांकि देखिए बीजेपी कैंडिडेट देखिए कोई भी चुनाव होता है तो सब पार्टियों की तरफ से ये कवायद होती है जो हमारा प्रत्याशी लड़े, या फिर जब पार्टी का वो सीट हो जाता है तो उसी तरह से कई दावेदार होते हैं। तो ये तो अच्छी बात होती है जो अगर किसी भी एक सीट के लिए, मान लिया गाजियाबाद सीट है, बीजेपी की तरफ से 5-6 लोग चुनाव लड़ने के योग्य हैं, काबिल हैं और उनकी लोकप्रियता वहाँ है, या फिर कांग्रेस की तरफ से हैं या फिर समाजवादी पार्टी या जहाँ से भी है, तो ये तो उस पार्टी के लिए मतलब बेहतर हो जाए। कई मतलब लेकिन एक चर्चा ये भी है कि सुरेंद्र गोयल जो कि पहले पूर्व सांसद हुआ करते और कांग्रेस से लंबे समय से वो जुड़े हुए, उनके पुत्र को शायद जगह दी जा सकती है, सुशांत गोयल को दी जा सकती है, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब डॉली शर्मा अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर उस रेस में कई लोग हैं, सिर्फ वो नहीं है। हाँ, उनके नाम की चर्चा चल रही है। जेडीयू को भी लेकर आपने कहा कि जेडीयू ने दावा ठोक दिया है और प्रत्याशी भी अपना उतार दिया है, लेकिन बिहार और झारखंड के अलावा क्या आपको नहीं लगता कि यूपी में जेडीयू को थोड़ा अपना वो मुकाम बनाने में और एक बड़ी पार्टी बनाने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है? और सीट भी उन लोगों ने ऐसा चुना है गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद सीट देखिए किसी भी पार्टी का होता है जो वो उसका जो उसकी लोकप्रियता है सिर्फ एक राज्य तक सीमित के नहीं रहे। अभी जेडीयू का आप देखिए तो वो सिर्फ बिहार और झारखंड में भी उनका ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये सिर्फ बिहार तक वो सीमित होगा। अगर उसको बड़े परिदृश्य में कैनवस में आपको देखना है तो वो उसका ये है जो चाहती है। और गाजियाबाद सीट जेडीयू के लिए थोड़ा मुफीद भी है। मुफीद इसलिए है, देखिए यहाँ पे पूर्वांचल के लोगों को, बिहार और उस एरिया के लोगों को का मतलब ज्यादा ये है, लोग रहते हैं, वोटर्स हैं, तो इस हिसाब से उसने अच्छा, जातीय समीकरण के हिसाब से अगर इस सीट को देखते हैं, अगड़ों की भी अच्छी खासी संख्या है और हमने देखा कि लोकसभा में भी ठीक ठाक वोट मिल गए थे बीजेपी को, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिसका गठबंधन हमने देखा, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो क्या ये ऐसी संभावना हो सकती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात हो तो कहीं कांग्रेस को सीट मिलने के बजाय शायद वो सीट उनको मिल जाए, लेकिन प्रत्याशी सपा का हो, ऐसा है कुछ? ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भी को भी चुनाव लड़ना है, उपचुनाव, और दोनों का गठबंधन है, तो इनको 4 सीट का डिमांड हुआ था, 3 सीट पे शायद सुलह हो गया, फाइनल हो गया डील। और उसमें से गाजियाबाद, मुझे जहां तक लगता है, मेरी जो जानकारी है उसमें गाजियाबाद सीट कांग्रेस लड़ने जा रही है और 99% चांसेस है डॉली शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अगर डॉली शर्मा फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन डॉली शर्मा से अगर रिक्वेस्ट किया जाता है, जो अगर तो शायद अब आला कमान का जो निर्णय होगा फिर उसके पार्टी कहती है नहीं आपको। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव है 10 सीटों पर और गाजियाबाद उन्हीं सीटों में से एक है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी ये यूपी के दोनों लड़के ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे, या फिर बीजेपी अब अपने एक्शन मोड में लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखने के बाद यहाँ पर वापस अपने उसी पुराने रंग में नजर आएगी, थोड़ी बहुत रणनीति बदलेगी? देखिए रणनीति बीजेपी ने इस चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव की जो उनकी रणनीति थी और ये उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए जो रणनीति में पूरा बीजेपी जो है एग्रेसिव मोड में है। बीजेपी एग्रेसिव मोड में है। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई, बीजेपी के लिए प्रसाद की लड़ाई है। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के जो जितने लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने जैसे आपको तमाम आरोप, दोनों उप मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया था, नेतृत्व परिवर्तन की भी सरकार और संगठन पे सब। तो उसके बाद से पार्टी काफी सजग है और पार्टी ने सब तमाम नेताओं को बोला है, जो बड़े नेता हैं, जो 5 यूपी के बड़े नेता हैं, 5 नेता को 2-2 सीट दे दिया है लड़ने के लिए। भैया जिम्मेदारी अलग-अलग तय कर दी है। और बीजेपी का ये है जो घर घर जाओ, घर के मुखिया से ही सिर्फ ना मिलो, आप जो घर के में और सदस्य, एक वोटर, हर वोटर से मिलो, हर जो आपका बूथ है उसमें 200 कम से कम ऐसे कार्यकर्ता को करो जो लोगों को बिल्कुल। और सदस्यता अभियान भी अब तो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, अभियान भी शुरू हो रहा है। तो बीजेपी काफी एग्रेसिव है, लेकिन ये बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला जो कांग्रेस और अखिलेश यादव वो शायद बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन जो फाइट है, नेक टू नेक फाइट है और इसका जो फैसला है वो इतनी आसानी से मतलब बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि किस तरीके की जानकारियां भी आती हैं। 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 10 में से 5-5 का इक्वल अभी है। दोनों इंडिया गठबंधन के पास 5 सीट
बिल्कुल। और 5 सीट बीजेपी एनडीए के पास है। 50-50 का कॉम्बिनेशन है, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आप यहाँ पर जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले कुछ दिनों में गाजियाबाद का दौरा करेंगे और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आते हैं, चूंकि यहाँ पर जिम्मेदारियां सभी की तय कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।